हेलो एवरीवन, मैं वंदन विद्या के परिवार में आप सभी को स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में भूगोल में पढ़े थे कि संसाधन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसी को आगे देखते हैं। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है उन्नति करना। जैसे कि आप समझो, आपके गांव में अगर स्कूल नहीं है, अगर स्कूल खोला गया तो आपके लिए विकास ही हुआ, गांव के लिए विकास ही हुआ। विकास का अर्थ होता है उन्नति करना। यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या हो सकता है? इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। इसको अभी तक खोजा नहीं गया है, लेकिन संभावना है कि इसका उपयोग भविष्य में करेंगे, भविष्य में खोजा जाएगा। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के अंतर्गत वे आएंगे जो वस्तुएं खोजे जा चुके हैं, इसका उपयोग भी कर रहे हैं, उसे ही विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है भंडार संसाधन। ये संसाधन स्टॉक के रूप में है, तकनीक के कमी के कारण इसको अभी खोजा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में इसको उपयोग में लाए जा सकते हैं। चौथा है संचित कोष संसाधन। यह भी स्टॉक के रूप में है, इसको तकनीक के आधार पर खोजे भी जा चुका है, लेकिन इसका उपयोग भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखे हैं, इसका उपयोग भविष्य में करेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है संभावी संसाधन। अगर एग्जाम में आए तो इसको कैसे लिखेंगे? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं किया गया है, इनका उपयोग भविष्य में करेंगे। किसी क्षेत्र में है लेकिन इनका उपयोग भविष्य में करेंगे। जैसे में क्या होगा? हिमालय क्षेत्र का खनिज। हिमालय क्षेत्र में, पर्वत पठार क्षेत्र में अभी तक खनिज खोजा नहीं है, लेकिन भविष्य में खोजा जा सकता है। और जगह खोजा गया और जगह भी नहीं खोजा गया है। फिर है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग अभी पूरी तरह से नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा खोजे भी जा चुके हैं, परखे और उपयोग में लाए जा रहे हैं, उसे ही विकसित संसाधन कहते हैं। इनका विकास तकनीक के माध्यम से किया गया है, जो अभी वर्तमान इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे में होगा सिंचाई की व्यवस्था, भाखड़ा नंगल बांध। जैसे में एक जगह पानी, अगर दूसरी जगह पानी सिंचाई के लिए चाहिए तो बांध बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पानी लाया जा सकता है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम देखेंगे। फिर है कोयला, खनन के द्वारा खोजा जा चुका है। सड़क, पहले 2 लाइन था, 4 लाइन आ गया। रेल मार्ग। एक है कि हल की व्यवस्था। पहले था कि बैल से हल होता था, अब ट्रैक्टर, रोटावेटर आ गया, वो भी विकसित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है भंडार संसाधन। ये संसाधन स्टॉक के रूप में है। वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से मौजूद तो है, लेकिन तकनीक के कमी के कारण अभी उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। जब तकनीक बढ़ेगा भविष्य में तो इसका उपयोग कर लेंगे। यह संसाधन हमारे पास भंडार यानी स्टॉक के रूप में होती है। जैसे में पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन इसका उपयोग तकनीक के कमी के कारण अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचित कोष संसाधन। 4 नंबर है संचित कोष संसाधन। वास्तव में यह संसाधन भी भंडार संसाधन के ही अंश है। वैसे संसाधन जो हमारे पास तो है, पर अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इनका, क्योंकि उन्हें आने वाले समय के लिए संभाल के रखें। जैसे में इसके अंतर्गत आएंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन के अंतर्गत क्या आएंगे? सदाबहार वन। सदाबहार वन और क्या आएंगे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का क्या अर्थ होता है? प्लानिंग करके संसाधन का उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में देखिए, आप पानी लेने गए नल पे, नल पानी काम कर लिए, उसके बाद नल खुला ही छोड़ दिए, तो वो तो पानी का सही उपयोग नहीं हुआ ना, इसलिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। इसको लिखेंगे कैसे? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। या जो संसाधन हमारे पास है उन्हें कहाँ, कैसे और कितने काम में लाना है, उसकी योजना बनाना।
जितना जरूरत हो उतना ही संसाधन का उपयोग करना। नहीं तो अगर आप पानी अभी ज्यादा यूज कर लीजिएगा तो फिर आने वाले समय के लिए पानी नहीं बचेगा तो जीवन संकट में आ जाएगा, इसलिए समस्या आ जाएगा। इसलिए विवेकपूर्ण संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे में क्या आएगा, अगर किसी जगह जंगल बहुत है तो वहां लकड़ी काटने की सीमा तय की जाती है ताकि पेड़ भी रहे और जरूरत भी पूरा हो सके। अगर सारा पेड़ काट लिया जाए तो पेड़ जंगल में रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे, विलुप्त हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग का पूरा पेड़ खत्म हो गया तो हम लोग का ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ये भी जीवन संकट की समस्या है। इसलिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? जो संसाधन हमारे पास है वो कहाँ, कैसे और कितना यूज करे, उसको बेकार ना करे, वही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो संसाधन हमारे पास है उन्हें बेकार ना करना, बचा कर रखना और समझदारी से इस्तेमाल करना, यानी जिस संसाधनों का बचाना और बर्बादी से रोकना, जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना। जैसे हो सकता है कि प्लास्टिक के बोतल, इसमें पानी भी भर लिए, फिर दोबारा उसको यूज पेड़ पौधे उगाने में भी कर सकते हैं। इसी में महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी जितना जरूरत है उतनी प्रकृति हमें संसाधन दी है। अगर आप सोचिए कि ना जरूरत से ज्यादा, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग ना करके आप बर्बाद कीजिएगा तो वो प्रकृति ने नहीं दिया है। यह इसका अर्थ है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मेधा पाटेकर के कथन है नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है, इसके विरोध में मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान लाए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पृथ्वी सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? वनों के अत्यधिक कटाई के कारण, फिर प्रदूषण अंधाधुंध फैलने लगा, फिर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, यानी कि जितना जरूरत है उतना उपयोग नहीं करना, जरूरत से ज्यादा उपयोग करने लगे। इसके कारण पर्यावरण असंतुलन के कारण पूरी पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ने लगा था, यानी कि मानव का जीवन बहुत ही संकट में पड़ने लगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व के देशों को एक साथ आने की जरूरत पड़ी। अगर अकेला ही कोई चीज काम कीजिएगा तो नहीं होगा, पूरा विश्व के देश सब लोग एक साथ आएंगे तब सम्मेलन होगा, तब आगे जाकर पर्यावरण की संतुलनता बनेगी। इसीलिए पृथ्वी सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 3 जून से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। 178 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण मानी वन संरक्षण माने वन को ज्यादा नहीं काटना, जैविक विविधता एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए। ये इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता एवं रियो घोषणा, इस सब को विशेष ध्यान में रखकर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 3 हुई थी, एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? 23 जून से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि +5 सम्मेलन किसे कहते हैं? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब देखते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? ये 10 वर्ष के बाद हुआ था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए 150 धाराओं पर विश्वस्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी 2000 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन पहले सोचा गया कि 150 धारा पर काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसे ही बस सम्मेलन हो गया, उसके बाद इसमें कुछ भी सुधार नहीं किया गया।
क्योटो सम्मेलन क्या है? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग यानी कि सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर आने से रोका जाता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वही ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो में। कब हुआ था? दिसंबर 1997 में आयोजित हुआ था, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा क्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इनके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी कि इस सम्मेलन में बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी 6 गैस बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसके उपयोग में कटौती किया जाए। तो इसके लिए कटौती पर सहमति बनी। तो विकसित देश यानी कि यूरोप और USA ने तय किया कि वे अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 5% से 8% तक की कमी लाएंगे। यानी कि विकसित देशों ने तय किया कि वे अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन यानी उपयोग में कटौती कम करेंगे। कितना? 5% से 8% तक कमी लाएंगे। इसे क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन किसे कहते हैं, तो क्योटो सम्मेलन। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।